आज के इस लीगल वीडियो के टॉपिक में हम भारत का संविधान के अनुच्छेद 15 के अंतर्गत आने वाले केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान आदि के आधार पर भेदभाव का प्रतिषेध का विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। अनुच्छेद 15 केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान आदि के आधार पर भेदभाव का प्रतिषेध। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 में धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर राज्य द्वारा नागरिकों में विभेद का प्रतिषेध किया गया है। अनुच्छेद 15 में 6 खंड हैं, जिन्हें क्रमशः इस प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है। नंबर 1, अनुच्छेद 15 सब क्लोज 1 को इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। राज्य द्वारा विभेद वर्जित। अनुच्छेद 15 की उपधारा 1 में कहा गया है कि राज्य अपने नागरिकों के केवल धर्म, वर्ण, जाति, लिंग एवं जन्मस्थान इनमें किसी आधार पर विभेद नहीं करेगा। नंबर 2, विभेदकारी कानून शून्य। यदि राज्य ऐसा कोई कानून बना ही देता है जो उपरोक्त आधार में से किसी एक या अधिक आधार पर नागरिकों में भेदभाव करता है तो न्यायपालिका ऐसे कानून को शून्य घोषित कर देगी। नंबर 3, विभेद का तात्पर्य। अनुच्छेद 15 की उपधारा 1 में जो विभेद शब्द प्रयोग किया गया है उसका तात्पर्य है किसी व्यक्ति के साथ दूसरों की तुलना में प्रतिकूल प्रभाव करना। काठी, रैनिंग, रॉस बनाम सौराष्ट्र। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि अनुच्छेद 15 की उपधारा 1 के अंतर्गत विभेद तब माना जाएगा जब किसी व्यक्ति के साथ दूसरों की तुलना में प्रतिकूल आचरण किया जाए। नैन सुख बनाम स्टेट ऑफ यूपी। इस मामले में राज्य सरकार ने विभिन्न धार्मिक संप्रदायों के लिए अलग निर्वाचन मंडल का प्रावधान करने वाली विधि बनाई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने शून्य घोषित कर दिया क्योंकि यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 की उपधारा 1 के उल्लंघन में था, अर्थात इसके माध्यम से नागरिकों में धर्म के आधार पर विभेद किया गया था। डीपी जोशी बनाम मध्य प्रदेश राज्य। इस मामले में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आवास के आधार पर विभेदकारी कानून बनाया गया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक माना और यह कहा कि आवास और जन्मस्थान में अंतर है, अर्थात दोनों भिन्न चीजें हैं और यदि आवास के आधार पर राज्य ने कोई कानून बनाया है तो वह वैध है। राम प्रताप सिंह बनाम राजस्थान राज्य। इस वाद में दलित एवं मुसलमान को छोड़कर अन्य लोगों से अतिरिक्त कर लेने वाली विधि को उच्चतम न्यायालय ने अवैध एवं असंवैधानिक घोषित कर दिया क्योंकि इसमें अनुच्छेद 15 की उपधारा 1 का उल्लंघन होता है। वसुंधरा बनाम मद्रास राज्य। इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि अनुच्छेद 15 की उपधारा 1 में जो केवल लिखा हुआ है उसे नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। इसका तात्पर्य यह है कि अगर अन्य बातें समान हैं तो केवल धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर नागरिकों में भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। नंबर 2, अनुच्छेद 15 की उपधारा 2 राज्य एवं नागरिकों दोनों द्वारा वर्जित। अनुच्छेद 15 की उपधारा 2 को इस प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है। नंबर 1, विशिष्ट उदाहरण। अनुच्छेद 15 की उपधारा 2 अनुच्छेद 15 की उपधारा 1 का विशिष्ट उदाहरण माना जाता है। नागरिक द्वारा भेदभाव नहीं। अनुच्छेद 15 की उपधारा 2 में कहा गया है कि कोई भी नागरिक किसी दूसरे नागरिक या नागरिकों से केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है, अर्थात अब कोई भी नागरिक किसी दूसरे नागरिक के साथ उपरोक्त बिंदुओं पर भेदभाव नहीं कर सकता। नागरिक निर्योग्य नहीं। अनुच्छेद 15 की उपधारा 2 कहता है कि कोई भी नागरिक केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर निम्नलिखित चीज़ों के उपभोग के लिए निर्योग्य नहीं समझा जाएगा। नंबर 1 है दुकानें, सार्वजनिक भोजनालय, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान, सार्वजनिक समागम, सार्वजनिक कुएं, तालाब, स्नान घाट आदि। अगला है पूर्णतः या भागतः राज्य निधि से पोषित सार्वजनिक स्थान या सार्वजनिक चीज। अगला है सार्वजनिक स्थान या चीजें। सार्वजनिक स्थान उसे कहते हैं जहां लोग प्राय आते जाते हैं, जैसे सार्वजनिक पार्क, सार्वजनिक सड़कें, बस, पटरी, रेलगाड़ी या अस्पताल आदि। अगला है अपेक्षाकृत विस्तृत। अनुच्छेद 15 की उपधारा 2 अनुच्छेद 15 की उपधारा 1 से विस्तृत है, क्योंकि अनुच्छेद 15 की उपधारा 1 में केवल राज्य को इन आधारों पर अपने नागरिकों के लिए भेदभाव के लिए मना किया गया है, जबकि अनुच्छेद 15 की उपधारा 2 में
राज्य के साथ साथ निजी व्यक्तियों को भी उपरोक्त आधार पर नागरिकों में भेदभाव करने के लिए मना किया गया है। उद्देश्य है अनुच्छेद 15(2) को इसलिए बनाया गया है कि हिंदू समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर किया जा सके और कोई भी कानून, रूढ़ि या प्रथा किसी भी व्यक्ति को सार्वजनिक स्थान पर जाने से रोके नहीं। अनुच्छेद 15 की उपधारा 2 का ही यह प्रभाव है कि मद्रास रिम ऑल ऑफ द एंड विल इट एक्ट पारित हो सका, जो इस क्षेत्र में एक प्रशंसनीय कदम है। अनुच्छेद 15 की उपधारा 3 बच्चों एवं महिलाओं के लिए। अनुच्छेद 15 की उपधारा 3 में महिलाओं एवं बच्चों के लिए विशेष उपबंध किए जाने की व्याख्या है। इसे इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। इसके अपवाद देख लेते हैं। अनुच्छेद 15 की उपधारा 3 अनुच्छेद 15 की उपधारा 1 तथा अनुच्छेद 15 की उपधारा 2 का अपवाद है, अर्थात अनुच्छेद 15 की उपधारा 1 तथा अनुच्छेद 15 की उपधारा 2 में जो सामान्य नियम दिया गया है, अनुच्छेद 15 की उपधारा 3 इसी का अपवाद बताता है। विशेष उपबंध। अनुच्छेद 15 की उपधारा 3 में कहा गया है कि भले ही अनुच्छेद 15 की उपधारा 1 तथा अनुच्छेद 15 की उपधारा 2 में लिंग के आधार पर भेदभाव की मनाही है, फिर भी राज्य महिलाओं एवं बच्चों के लिए विशेष उपबंध कर सकता है। इतना ही नहीं, यदि कोई नागरिक भी महिला एवं बच्चों के लिए विशेष उपबंध बनाता है तो वह अनुच्छेद 15 की उपधारा 3 में पोषित होगा और असंवैधानिक नहीं होगा। अनुच्छेद 15 की उपधारा 3 का प्रभाव। अनुच्छेद 15 की उपधारा 3 का ही प्रभाव है कि राज्य ने स्त्रियों एवं बच्चों के लिए अनेक प्रकार के विशेष उपबंध बनाए हैं जो पूर्ण रूप से संवैधानिक हैं, जैसे मातृत्व अवकाश, शिशु संरक्षण अवकाश, शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण, सरकारी सेवाओं में स्त्रियों को आरक्षण, 497 आईपीसी में महिलाओं को दोषी न माना जाना, बच्चों के कल्याण के लिए विशेष उपबंध, बच्चों के लिए 14 वर्ष तक निःशुल्क शिक्षा आदि। दत्तात्रेय बनाम स्टेट ऑफ बॉम्बे। इस मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने यह निर्धारित किया कि अनुच्छेद 15 की उपधारा 3 के अंतर्गत राज्य महिलाओं के लिए शिक्षण संस्थाओं की स्थापना कर सकता है और उसमें इनके लिए स्थान भी आरक्षित कर सकता है, और ऐसा किया जाना अनुच्छेद 15 की उपधारा 1 का उल्लंघन नहीं है। यूसुफ अब्दुल अजीज बनाम स्टेट ऑफ बॉम्बे। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने धारा 497 आईपीसी को संवैधानिक घोषित किया और यह कहा कि यह लिंग के आधार पर भेदभाव करने वाली धारा नहीं है, बल्कि यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के युक्त वर्गीकरण तथा अनुच्छेद 15 की उपधारा 3 के विशेष उपबंध के सिद्धांत से पोषित है। इसलिए इस धारा के तहत महिलाओं को जारता के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता। मूलर बनाम बोले और एगल। यह एक अमेरिकन वाद है जिसमें अमेरिकन न्यायालय ने यह कहा कि महिलाओं एवं बच्चों की शारीरिक एवं सामाजिक एवं पारिवारिक स्थिति ऐसी होती है कि राज्य का यह दायित्व होता है कि वह उनके लिए विशेष उपबंध बनाए, क्योंकि आज के समय में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना है। अगला है अनुच्छेद 15 की उपधारा 4 सामाजिक एवं शैक्षिक दृष्टि। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 की उपधारा 4 के अंतर्गत सामाजिक एवं शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष उपबंध किया गया है। इसे इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। इसके अपवाद देख लेते हैं। अनुच्छेद 15 की उपधारा 4 में भी अनुच्छेद 15 की उपधारा 1 में दिए गए सामान्य नियम का अपवाद है, जिसमें कहा गया है कि राज्य सामाजिक एवं शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए विशेष उपबंध कर सकता है। चंपाकन दुरई राजन बनाम स्टेट ऑफ मद्रास। इस मामले में मद्रास सरकार ने धर्म, जाति और मूल वंश के आधार पर राज्य के इंजीनियरिंग के कॉलेज में आरक्षण के आधार पर प्रवेश की व्यवस्था कर दी, जिसे उच्चतम न्यायालय ने असंवैधानिक घोषित कर दिया, क्योंकि राज्य के इस प्रावधान में अनुच्छेद 15 की उपधारा 1 का उल्लंघन हो रहा था। प्रथम संविधान संशोधन 1951। तत्पश्चात इस निर्णय के प्रभाव को दूर करने के लिए विधानमंडल ने 1951 में प्रथम संविधान संशोधन करके अनुच्छेद 15 की उपधारा 4 जोड़ दिया, जिसमें यह प्रावधान किया गया कि राज्य सामाजिक एवं शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए या अनुसूचित जातियों के लिए विशेष उपबंध कर सकता है, और उसे ऐसा करने से अनुच्छेद 15 की उपधारा 1 व अनुच्छेद 15 की उपधारा 2 की कोई बात नहीं रोकेगी। रामकृष्ण बनाम मैसूर। इस मामले में प्रश्न यह था कि यह कौन निर्धारित करेगा कि कौन कौन से लोग पिछड़े वर्ग में आते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसका उत्तर देते हुए कहा कि इसके निर्धारण की शक्ति राज्य को है।
कि इतना आवश्यक है कि राज्य द्वारा किए गए इस निर्धारण की न्यायिक जांच कर सकती है। बालाजी बनाम स्टेट ऑफ मैसूर। इस मामले में मैसूर राज्य ने इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन के लिए 28% पिछड़े वर्गों के लिए, 22% अति पिछड़े वर्गों के लिए तथा 8% अनुसूचित एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण कर दिया। इस प्रकार कुल मिलाकर यह आरक्षण 68% हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस राजज्ञा को असंवैधानिक घोषित कर दिया और निम्नलिखित 2 सिद्धांत प्रतिपादित किए। पहला है सामान्य आरक्षण 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। दूसरा है पिछड़े वर्गों को और एक वर्ग अति पिछड़ों में बांटना असंवैधानिक है। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि पिछड़े वर्गों और अति पिछड़े वर्गों में बांटा जा सकता है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि सामान्य आरक्षण 50% से अधिक नहीं हो सकता है। 81वां संविधान संशोधन। इसके पश्चात संसद ने 81वां संविधान संशोधन पास करके अनुच्छेद 16 में खंड 4 भी जोड़ दिया और 50% आरक्षण की सीमा को निष्प्रभावी कर दिया। इस संशोधन के द्वारा प्रावधान किया गया कि आरक्षित वर्ग की रिक्तियों यदि 1 वर्ष में नहीं भरी जा सकती अर्थात खाली रह जाती हैं तो उन्हें एक पृथक वर्ग मान लिया जाएगा और अगले वर्ष में आने वाली रिक्तियों में उसे नहीं जोड़ा जाएगा बल्कि उन्हें अलग से भरा जाएगा। इसी को बैकलॉग परीक्षा कहा जाता है। अगला 5वां है अनुच्छेद 15 की उपधारा 5 शैक्षिक संस्थानों में आरक्षण से संबंधित उपबंध। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 की उपधारा 5 में शैक्षिक संस्थाओं में आरक्षण से संबंधित उपबंध किया गया है, जिसे इस प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। 93 संविधान संशोधन के पूर्व सामान्यतः शैक्षिक संस्थाओं में आरक्षण की व्यवस्था नहीं थी। इसकी पुष्टि सुप्रीम कोर्ट ने निम्नलिखित वादों में की है। चेयरमैन ऑल इंडिया इंजीनियरिंग बनाम मेडिकल कॉलेज। अगला है टीवी नायडू बनाम भारत संघ। 93 संविधान संशोधन के पश्चात 93 संविधान संशोधन सन 2005 में किया गया, जिसके द्वारा अनुच्छेद 15 में खंड 5 जोड़ा गया, जिसमें यह प्रावधान किया गया कि राज्य सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े नागरिकों के लिए, अनुसूचित जातियों के लिए या अनुसूचित जनजातियों के लिए विधि बनाकर प्राइवेट शिक्षण संस्थानों में भी आरक्षण का प्रावधान कर सकता है और राज्य को ऐसा करने से अनुच्छेद 15 की उपधारा 1, अनुच्छेद 19 की उपधारा 1 जी की कोई बात नहीं रोकेगी। पुनीत गुलाटी बनाम केरल राज्य। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने MBBS पास कर लेने के बाद सुपर स्पेशलिटी मेडिकल पाठ्यक्रमों में 100% आरक्षण को शून्य घोषित कर दिया और यह कहा कि ऐसा आरक्षण अनुच्छेद 15 की उपधारा 5 की परिधि के अंतर्गत नहीं आता, अर्थात ये असंवैधानिक है। भारतीय चिकित्सा संघ बनाम भारत संघ। इस मामले में दिल्ली सरकार ने एक अधिसूचना जारी करके आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस के आश्रितों को 100% आरक्षण दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस राजज्ञा को शून्य घोषित कर दिया और कहा कि यह असंवैधानिक है। यहाँ पर यह भी उल्लेखनीय है कि इस अधिसूचना से दिल्ली व्यावसायिक कॉलेज एवं संस्था अधिनियम 2007 का भी उल्लंघन हो रहा था। भारत के संविधान का 130वां संशोधन, जिसे आधिकारिक तौर पर संविधान 130वां संशोधन अधिनियम 2019 के रूप में जाना जाता है, सरकार द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों EWS के लिए 10% आरक्षण पेश करता है और निजी शिक्षण संस्थानों, अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों के अलावा और केंद्र सरकार की नौकरियों में रोजगार के लिए। यह संशोधन राज्य सरकार द्वारा संचालित शैक्षिक संस्थानों या राज्य सरकार की नौकरियों में इस तरह के आरक्षण को अनिवार्य नहीं बनाता है। हालांकि कुछ राज्यों ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण लागू करने का विकल्प चुना है। संविधान 130वां संशोधन अधिनियम 2019 पारित किया गया और जिसके परिणाम स्वरूप अनुच्छेद 15 में खंड 6 को शामिल किया गया। यह WS को समान अवसर प्रदान करने के लिए किया गया था, क्योंकि वे स्वतंत्रता पूर्व भेदभाव और कठिनाइयों के कारण आर्थिक और सामाजिक रूप से वंचित थे। साथियों, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।